नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि वीडियो में अपन बात करेंगे आपके पूरे मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उनके बारे में, ताकि आपकी एक तरह से पूरी मैथ का रिवीजन फिर से हो जाए। तो आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज हर बच्चे के साथ हर किसी भी तरह की जो हेल्प हो सकती है, किसी भी तरह कोई बच्चा पीछे ना रहे, उसके लिए हर वक्त आपके साथ है। तो चलिए बात करेंगे एक एक प्रश्नावली में जो बेसिक चीजें हैं, साथ में उसकी बात करेंगे और साथ में उसके जो सूत्र हैं उनके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, और भी आप काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी हम इसके अंदर देखेंगे। जैसा कि हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं हमारे महत्वपूर्ण जो सभी सूत्र हैं उसके बारे में बात करें क्लास 10 के, तो हमारे जो टोटल 10 चैप्टर हैं जो रखे गए हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। वास्तविक संख्या है, बहुपद यानी रियल नंबर, पॉलिनोमियल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक मीन प्रोग्रेशन, और ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, रचनाएं, कंस्ट्रक्ट, और संख्या की स्टैटिक्स और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, यानी इन सब के बारे में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले आते हैं हमारी सबसे पहली जो प्रश्नावली है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स के बारे में हम बात करें तो रियल नंबर्स के बारे में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहां से। हालांकि इसमें से आपको कोई डायरेक्टली सूत्र भी तो पूछा जा सकता है, और साथ में हमें इसके अंदर किस बातों का ध्यान रखना है ताकि हम चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन लेमा या यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो है वो क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, या फिर कह दे डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। या फिर कहें ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। आर की जो वैल्यू होती है हमेशा बी से कम होती है, जिसका हम भाग दे रहे हैं, जो हमारा डिवाइडेंड है उससे हमेशा और हमेशा क्या होती है, कम होती है। जीरो से लेकर जो संख्या है उससे कम होती है। दूसरा हमारा बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है यहाँ पे, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से आने वाला है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या अपनी ए है, दूसरी संख्या हमारी बी है, इन दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। कभी कभी आपका संख्याओं का पहले से ही गुणनफल ही देता है वो, और फिर आपसे पूछता है एक एचसीएफ या एलसीएम देकर दूसरा पूछा जाता है, तो फिर हम यहाँ पर इसका पक्षांतरण करके, जैसे मान लो आपको एचसीएफ पूछ लिया इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी बटे एलसीएम। कभी आपको कोई नंबर पूछा जा सकता है तो सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा आपको पक्षांतरण करना है। एक संख्या मान लो दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी है, तब आप इसको ए या बी से भाग करके और निकाल सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है परिमेय संख्या p बटे q में q एक अभाज्य गुणनखंड, यदि बटे में जो q आ रहा है डिनोमिनेटर है, जो हर में जो संख्या आ रही है उसके गुणनखंड करें अभाज्य गुणनखंड, और वो 2 की घात m 5 की घात n के रूप में प्राप्त होता है। यदि वो 2 की और सिर्फ 5 की घात के रूप में प्राप्त होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अदरवाइज क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। अदरवाइज क्या होगा, अशांत आवर्ती। इन द रेशनल नंबर p अपॉन q इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2, जो 2 की पावर है m इंटू 5 की पावर n है, then its dimensional expression will be terminating। dimensional expression इसके क्या होंगे, जो डेसिमल एक्सप्रेशन जो होंगे इसके एक्सपेंशन वो क्या होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे वो इसके क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, यानी वो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। दूसरा हमारा आता है, दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है बहुपद के बारे में। देखो पहली प्रश्नावली में आपको क्या है, एचसीएफ एलसीएम पूछा जा सकता है, ठीक है, प्राइम फैक्टर पूछे जा सकते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ एलसीएम, आपको यूक्लिड विभाजन पूछा जा सकता है, और शांत और अशांत पूछा जा सकता है। दूसरी प्रश्नावली में बात करें तो हमारी है बहुपद, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होता है, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो यदि हम किसी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके हमने जीरोज पहला मान लिया अल्फा और दूसरा मान लिया बीटा। तो यहां पर हमारी एक छोटी सी शर्त आती है, फॉर्मूला आता है कि शून्यांकों के योगफल सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी हमारा कौन सा है, ये रहा हमारा बी, ठीक है। ए कौन सा है, ये रहा ए, बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। और इनका गुणनफल क्या होता है, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये सी है, इसके अपॉन में ए रख दो, ये सी अपॉन ए होता है। समझ में आ गया। देखो ये हम जो समीकरण लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है, ये माइनस का 2 है तो संख्या के साथ रहेगा, और c बराबर कितना है 5। अब आपको ये एबीसी के मान आ गए। अब आपको शून्यांकों का योग पूछे यानी जीरोस का सम पूछे या प्रोडक्ट पूछे, आप इसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से इसको हल कर सकते हैं। देखिए रिवीजन के तौर पे तो अपन जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको ही हम डिस्कस करेंगे, बाकी चीजें हम नहीं डिस्कस करने वाले, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर अगला है, अगर त्रिघात बहुपद दे दिया, त्रिघात क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी आपको क्या दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिसकी पावर कितनी है 3। ये है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आपको दे रखा है। तो इसके तीन जो जीरोस होंगे अल्फा बीटा और गामा होगा, अल्फा बीटा और गामा यहाँ पर होगा, तीन जीरोस होंगे, अल्फा बीटा गामा होगा। तो इसके आपको शून्यांकों का योग पूछे, सम ऑफ जीरोस पूछे, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस तीरा, यानी तीनों जीरोस का सम माइनस बी अपॉन ए होता है। और फिर दो दो का गुणनफल का योग सी बटे, और इनका सीधा गुणनफल पूछे तो क्या हो जाएगा डी बटे ए। देखो कैसे चलता जाता है, ए बी सी डी, ये आगे चलते जा रहे हैं, ई भले चलते जाओ। तो सबसे पहले इनका योगफल आता है जो क्या होता है माइनस बी बटे ए, फिर आ जाएगा सी बटे ए, फिर आ जाएगा माइनस डी बटे ए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सब में बट्टे में क्या आएगा डी आएगा, सब में बट्टे में क्या आएगा, ऊपर बी सी डी ई एफ, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में चलाते रहो। इसके बाद में ये है हमारे एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, अगर आपको शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा हो तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल और उसके साथ एक्स की गुणा प्लस शून्यांकों का गुणनफल, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोस इसके साथ x प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कह दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी द्विघात बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए हम इसके नेक्स्ट बात करें आगे, जो हमारा थर्ड चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके अंदर आपके बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ जो पूछा जाएगा और भी कई विधियां हैं इसके अंदर, तो ये काफी बड़ा चैप्टर है। तो इसके अंदर देखो क्या है, सबसे पहले है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को लिखते कैसे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कैसे लिखा जाता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा होता है दूसरी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसके अंदर तीन शर्तें हमारी है, तीन शर्तें हैं, इनका अनुपात निकालें। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के, तो हमारा जो इसका हल होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार का होगा वो देखते हैं। तो यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन, या क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होते हैं इसके, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसकी ज्यामिति पूछे, इसकी ज्यामिति पूछे यानी इसका ग्राफ किस प्रकार का बनने वाला है, तो प्रतिच्छेद रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, यानी दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटते हुए जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। दूसरा जो हमारा अनुपात है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। लेकिन इसकी ज्यामिति पूछे तो समांतर रेखा या पैरेलल लाइंस, जो रेखा एक दूसरे को कहीं नहीं काटे वो पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं। तीसरा है अगर तीनों ही बराबर है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ऐसा अगर रेशियो, ऐसा अनुपात आ जाता है तो इसके अनेक हल होते हैं या मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, इसके मल्टीपल सॉल्यूशन या अनेक हल। और इसका जो ग्राफ बनता है संपाती रेखा, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा बनती है, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा बनती है। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा अनुपात, इसके ऊपर आपको सवाल पूछा जा सकता है, या तो पूछेंगे आपके इसके हल किस प्रकार के हैं वो बताइए, या फिर आपको क्या किया जाएगा, कोई के का मान पूछ लिया जाएगा और उसका अंदर सॉल्यूशन बता दिया जाएगा इसके हल किस प्रकार के हैं। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आप इसको आसानी से कर पाए। अब हम बात करते हैं, हम जो द्विघात समीकरण सॉरी दो चरों वाली रैखिक समीकरण जो दी होती है उसके हल किस प्रकार के करते हैं, कैसे हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं।
तो चलिए बात करते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला है ग्राफिक विधि, ग्राफिक विधि यानी ग्राफ बनाकर, ग्राफिकल मेथड ग्राफ बनाकर। दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड यानी बीजगणितीय विधि। एक तो हम ग्राफ बना के, जो हम 3.12 और शायद 3.3 भी है शायद उसके अंदर ग्राफ वाले में, नहीं तो 1 और 2 तो है ही है, ठीक है, वो ग्राफिक मेथड। दूसरा है बीजगणितीय। बीजगणित में हमारी 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है विलोपन विधि यानी विलोपन विधि, ये होता है डिलीटेशन मेथड नहीं है, विलोपन का मतलब होता है एलिमिनेशन मेथड। यहां पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहां क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड होता है, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और तीसरा है वज्र गुणा विधि, जिसको हम कहते हैं, ये भी नहीं है, यहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 विधियां हैं हमारे पास। कौन कौन सी है देखिएगा ध्यान से। हमारे पास एक तो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणा विधि। ये क्या है? ये तीनों बीजगणितीय विधि हैं, बीजगणितीय विधि के अंदर आती है। एक ग्राफिकल मेथड हमारा अलग ही हो गया, जिसको हम ग्राफ से सॉल्व करते हैं। और बाकी बीजगणितीय एल्जेब्रिक मेथड के अंदर 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये है हमारे कौन से? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के मेथड हैं हमारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी चौथी जो एक्सरसाइज है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे कौन कौन से फॉर्मूले काम में आने वाले हैं, क्या क्या चीजें काम में आने वाली हैं? तो द्विघात समीकरण को लिखने का तरीका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते कैसे हैं? ax² + bx + c = 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस करने का तरीका, लिखने का तरीका। अब इसको सॉल्व करने की हमारे पास कौन कौन सी विधियां हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड हैं हमारे, वो सबसे पहला है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और तीसरी है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह दो या श्रीधराचार्य फॉर्मूला कह दो। 3 विधियां हैं हमारी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की। 3 विधियां हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की, ठीक है। अगर आपको कहता है उस विधि से, नहीं तो आप कोई सी भी विधि से कर सकते हो सवाल को, अगर उसमें नहीं कहा हुआ कि कौन सी विधि से करना है। अगर सवाल में कह दिया जिस विधि से करना है, तो फिर तो आप उसी से ही करोगे। नहीं तो आप गुणनखंड विधि लगा सकते हो, पूर्ण वर्ग लगा सकते हो और द्विघाती सूत्र। पूर्ण वर्ग आप बहुत रेयर केस में अगर आपसे पूछा जाए तभी लगाना है, अदरवाइज इसका यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। इसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। बाकी आप गुणनखंड विधि लगा सकते हो, द्विघाती सूत्र लगा सकते हो। इसके बाद में हमारे पास मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के भी कुछ फॉर्मूले हैं। किस तरह से हम मूलों की प्रकृति का पता लगाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देखें, यानी नेचर ऑफ ओरिजिन्स नहीं है, नेचर ऑफ, इसके क्या है? सॉल्यूशन। जिसका सॉल्यूशन आएगा उसके बारे में बात करें। यानी डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, विविक्तिकर क्या होता है? b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं b² - 4ac। अब हम बात करें इसके हल की, तो हमारे पास अगर बात करें, यदि b² - 4ac 0 के बराबर है, क्या है? b² - 4ac का मान निकाला और ये 0 के बराबर आ गया, उसके मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। इसके रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे, रियल और इक्वल होंगे। दूसरा है, अगर b² - 4ac निकाला और 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा कोई भी प्लस में संख्या नहीं, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। रूट्स क्या होंगे? रियल एंड फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब है यहां पर फ्रैक्शन नहीं है, अलग अलग, अनइक्वल। क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? इसके अनइक्वल और रियल होंगे। थर्ड है, अगर इसका मान b² - 4ac 0 से छोटा आ गया, यानी माइनस के अंदर आ गया, तो मूल वास्तविक ही नहीं होंगे, नॉट रियल, नॉट रियल। इसके जो रूट्स होंगे वो नॉट रियल होंगे यहाँ पे, ठीक है। यह नेचर ऑफ रूट्स है, ओरिजिन नहीं है, ठीक है। इसके ज्ञात करते हैं। इसके बाद में हमारी द्विघात समीकरण ज्ञात करने का एक सूत्र है हमारे पास, जिससे हम द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसा हमने द्विघात उसके अंदर देखा था, द्विघात बहुपद, वही सेम सूत्र है, x² - मूलों का योगफल, उसके साथ x प्लस मूलों का गुणनफल या मूलों की गुणा। यानी हम क्या कह सकते हैं? x² - सम ऑफ रूट्स, इसके साथ में x प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी यहां पर क्या करना है? x² - उसके मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, उसके साथ में x प्लस अल्फा बीटा का गुणा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक और मेथड,
एक और प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद हम बात करें, हमारे नेक्स्ट जो है वो है समांतर श्रेणी। कौन सी? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वहां पर, वो आप देखते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है, यहां पर सबसे पहले आपको दे रखा है एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसको हम कहते हैं एपी। एएस नहीं है, एपी है यहां पर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, इस तरह से बनती है, जिसका ए का मतलब होता है प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। सार्वंतर जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी कहते हैं। अंतिम पद यानी लास्ट टर्म को हम लिखते हैं ए एन से। कैसे लिखते हैं? ए एन या एल से। ए एन से लिख दो या फिर एल से लिख दो, ये हम छोड़ देते हैं, इसको समझ में नहीं आएगा। ए एन लिख दो या एल लिख दो, दोनों में से लिख दें लास्ट टर्म को। एनवा पद ज्ञात करने का, nth टर्म ज्ञात करने का हमारा जो फॉर्मूला है एन टर्म का, वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहला फॉर्मूला किसी भी पद को ज्ञात करने का, 10वां पद, 12वां पद, 15वां पद, 16वां पद, तो ये सूत्र लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म फाइंड करने का, nth टर्म फाइंड करने का। दूसरा है प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने का, हमारे पास सूत्र है। योगफल के लिए दो सूत्र हैं, एक तो हमारा है सम ऑफ द, यहाँ क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। फर्स्ट एन टर्म के सम फाइंड करने का हमारे पास सूत्र है एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा होता है 1। और दूसरा हम ये भी लगा सकते हैं एस एन बराबर एन बटे 2 a प्लस एल, एन बटे 2 a प्लस एल, ये भी हमारे पास क्या है? एक और सूत्र है एस एन का। एल का मतलब यहाँ हमारा क्या है? अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद, या जिसको लास्ट टर्म कहते हैं। कभी कभी इसको, कभी कभी क्या, ये ए एन ही होता है आपका, ये क्या होता है? ए एन भी यही होता है। इसके बाद में है, अगर किसी समांतर श्रेणी के अंदर, एपी के अंदर, आपको दो पदों के बीच वाला पद पूछ ले, इधर भी पद दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है, इसके बीच वाला पद, तो हम क्या करेंगे? बी का वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस सी बटे 2 कर दो। क्या कर दो? ए प्लस सी बटे 2 कर दो। ए प्लस सी बटे 2 करते हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, यानी बीच वाला पद निकालने का तरीका होता है। कोई भी समांतर श्रेणी है, इसके आगे वाला पीछे वाला पद दिया, बीच वाला ज्ञात करना है, आगे पीछे वाला जोड़ के 2 का भाग कर दो, वो पद आ जाएगा। सातवीं प्रश्नावली देखते हैं। सातवीं प्रश्नावली को ध्यान से देखिएगा। हमारा जो है सातवीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसको देखते हैं, समझते हैं। यहां पर देखिएगा, आपको ये दिया हुआ है, एक आपको क्या दिया है? कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है यहां पर। इसका ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको 4 भागों में भाग दिया। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। कौन सा? वाई होता है। ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ये बीच में होता है मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? यहां पर ये ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। ठीक है, और इसके मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 0 0, यानी ओरिजिन जो है वो क्या होता है? 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। यहां पर आपको क्या किया है? इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में। पहले को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में, यानी जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहली x की वैल्यू आती है और सेकंड वाली y की वैल्यू। तो x का मान भी प्लस में, y का मान भी प्लस में, ऐसा कोई आपको निर्देशांक दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। अगर x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में है तो वो सेकंड में होगा। अगर दोनों का ही मान माइनस में है, x भी माइनस में, y भी माइनस में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में होगा। और अगर x क्या है? प्लस में और y माइनस में है, तो ये क्या होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में होगा। किस में होगा? फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में या चौथे चतुर्थांश में होगा। इसके बाद हम बात करें जो एक्स एक्स के निर्देशांक होते हैं ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी जैसे लिखा हुआ है 5 और 7, तो ये मान किसका होता है? एक्स का, और ये मान होता है वाई का। तो एक्स के मान को हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज, या अवशेष हिस्सा। इंग्लिश में बोले तो अवशेष हिस्सा, या भुज कह दो या अवशेष हिस्सा कह दो। ठीक है, वही वाई के मान को हम कहते हैं कोटि या ऑर्डिनेट। कोटि कह दो या ऑर्डिनेट कह दो, कोटि कह दो या ऑर्डिनेट कह दो। ठीक है, तो ये याद रखना है, एक्स एक्स का जो मान होता है उसको भुज कहते हैं, वाई एक्स का मान होता है उसको कोटि कहते हैं। इंग्लिश वाले अवशेष हिस्सा, और क्या ना याद रखना है? ऑर्डिनेट। दोनों ही पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम के अंदर। 1 नंबर में पर्सन यहां से बनता है, तो इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर ही हमारे 2-3 फॉर्मूलेज भी हैं, फॉर्मूला भी हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला।
दूरी सूत्र। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी फर्स्ट आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सेकंड बिंदु के, दो बिंदुओं के आपको निर्देशांक दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी का सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला कह दो या फिर दूरी सूत्र कह दो। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे सूत्र आपको सीधे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा है आपको दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, इसके ऊपर कोई बिंदु पी स्थित है जो इसको क्या कर रहा है m1 m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, विभाजित। तो विभाजन सूत्र आपको बताना है। विभाजन सूत्र क्या होता है, यहाँ पर यहाँ m1 x2 प्लस m2 x1, यहाँ मैं लिख देता हूं इसको, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा x का मान, y का मान आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा होता है फॉर्मूला। ये px, ये जो मान है ये पहले वाला मान ये हमारा x का आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा y का मान आएगा। यही देख लो, ये रहा pxy यानी m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। दूसरा है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा क्या है, विभाजन सूत्र। क्या होता है, विभाजन सूत्र इसको हम कहते हैं। तीसरा है हमारा इसी तरह का तीन बिंदुओं के निर्देशांक, तीन कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इन कोऑर्डिनेट से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा उसका सूत्र देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अच्छी तरह याद रखना इस फॉर्मूले को, ये ट्राइंगल का फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर, इसके ऊपर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छी तरह ध्यान में रखें, अच्छे से इसको समझें। अगर ये बराबर 0 आ जाता है इसका मतलब वो क्या है, वो त्रिभुज नहीं है, वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा में है। अगर 0 आ जाता है तब, अगर 0 नहीं है तो फिर इसका कुछ मान आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्नावली के भी अच्छे से आपको सॉल्व करना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से इसको करना है, सवाल करके देखना है ताकि आसानी से कर पाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री, सबसे ज्यादा सरदर्द बनी हुई ट्रिग्नोमेट्री, उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसके फॉर्मूलों को। हालांकि हमने जब इसका वीडियो बात की थी तब हम इसके अच्छे से इसके सूत्र फिर से हमने रिवाइज किए थे। जितना हम हो सके ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें ताकि हम क्या करें, इसके अंदर पूरे नंबर निकाल पाए। 12 नंबर की आपकी ये प्रश्नावली है, बहुत मायने रखता है 12 नंबर, आपके पूरे ऑल ओवर 2% बढ़ा देता है। तो चलिए हम इसके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो एक ट्राइंगल पर बेस है, एक त्रिभुज पर बेस है। त्रिभुज कौन सा, जो राइट एंगल ट्राइंगल हो, समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण। आपको पता है समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। अब मैंने यहां मान लिया यहां कोण दे रखा है, ये वाला कोण आपको थीटा। इस थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। क्या होती है, लंब कह दो या परपेंडिकुलर कह दो। बची हुई भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार कह दो या फिर बेस कह दो, आधार या बेस। तीनों बातें आपको अच्छी तरह याद रखनी है। 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण यानी हाइपोटेनस, थीटा के सामने होता है लंब यानी परपेंडिकुलर और बची हुई भुजा आधार यानी बेस होता है। अब सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री इस राइट एंगल ट्राइंगल पर है, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति इस समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। हम बात करें सबसे पहले यहां से पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्या होता है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसमें काम आएगी आपके जब आप सवाल करेंगे तो। इसके बाद में बात करें यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे 6। इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं जल्दी से और इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाएं और इसकी ट्रिक क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, पाइथागोरस थ्योरम हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रेशियो है। ये क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को लिखते हैं हाइपोटेनस यानी p अपॉन h। वहीं cos थीटा की बात करें तो आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यही बात करें हम टेन थीटा की तो लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हिंदी में और इंग्लिश में अपने को याद रखना है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहीं पर बात करें हम सेक थीटा की, सेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार यानी हम बात करेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस। हिंदी वाले याद रखना, हिंदी वाले याद रखना, लाल बटे कक्का एल ए एल बटे के ए, एल ए एल बटे के, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का, ये फिर कॉट का हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा और ये कोसेक का हो जाएगा। इंग्लिश वाले याद रखना पी एच पी, सॉरी पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये याद रखना। ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का, ये होता है कॉट का, ये होता है सेक का और ये होता है कोसेक का। ये इंग्लिश वाले आप याद रखना, ट्रिक है ये, इससे ये सारे के सारे फॉर्मूले हमें याद रहते हैं और ये बहुत काम आते हैं हमारे। ये क्या है, हमें बहुत ज्यादा काम आते हैं इस प्रश्नावली के अंदर, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात है, वो क्या है देखते हैं। एक दूसरे के उल्टे किसके होते हैं, तो साइन कोसेक का उल्टा होता है, अच्छे से याद रखना। साइन किसका है, कोसेक का, यानी साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है एक बटे साइन थीटा। कॉस उल्टा होता है सेक का, कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा। वही बात करें टेन थीटा की, तो टेन कॉट का उल्टा होता है, टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है एक बटे टेन थीटा। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट और सूत्र हैं, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और वही बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद में कुछ इसके क्या है, रिलेशन भी है, क्लास रिलेशन कह दो या वर्ग संबंध कह दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। यहां पर दो फॉर्मूले बनते हैं, अगर हम साइन का मान निकालना चाहें साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला संबंध इससे निकलता है। एक और इससे संबंध निकलता है कॉस स्क्वायर थीटा का, ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम अपने याद होगा जब हम पर्सनली यूज करते हैं सवाल, तब हमारे काम आते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है, इसको हम आगे लिख लेते हैं यहाँ पे अभी हमने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले से बनते हैं। इसके बाद में यहां से देखो एक फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा ये बनता है कि हमारा टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पक्षांतर कर रहे हैं सर, 1 को इधर लेंगे टेन का मान आ जाएगा, और इसका दूसरा फॉर्मूला बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद इसका जो पहला सूत्र है वो बनेगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका सेकंड फॉर्मूला बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी से ये सूत्र बना हुआ है, इसी से ये बना हुआ है, इसी से ये बना हुआ है। तो मेन इंपॉर्टेंट सूत्र ये है, हमारे मेन इंपॉर्टेंट तीन सूत्र ये है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इनको आप अच्छे से ध्यान में रखें। इसके बाद में आ जाती है हमारी जो सारणी है, टेबल है, उसको आप ध्यान में रखोगे। सारणी जो टेबल है इसके अंदर 5 मान होते हैं हमारे, कौन सा, 0, 30, 45, 60 और 90। अब साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। कॉस के मान इसके सारे उल्टे होते हैं, वहां से शुरू करो वापस उल्टे से। टेन का मान होता है 0, 1/√3, 1, √3 और अनंत। क्या होते हैं टेन के मान, देखो यहाँ पर टेन का मान 0, 1/√3, 1, √3 और अनंत। कॉट का निकालना है तो इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, कॉट का निकालना है तो क्या कर दो, इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। उसके बाद हम देखिए सेक, तो सेक का मान क्या होता है, सेक 0 का मान 0, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का √2 और सेक 60 का 2 और सेक 90 का अनंत। वहीं से आपको कोसेक का निकालना है, वहीं से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से आप क्या है, 3 मान अगर अच्छे से याद रख ले तो वैसे तो एक साइन वाली टेबल याद रख लो, बाकी याद रह जाएंगे। नहीं तो फिर भी अगर और अच्छे से याद रखना चाहे तो साइन, टेन और सेक, ये 3 मान आप अच्छे से याद रख लो, पूरी टेबल आपको रह जाएगी। क्योंकि कॉस साइन का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है, कोसेक सेक का उल्टा होता है। ठीक है, कॉस है वो साइन का उल्टा, कॉट है वो टेन का उल्टा और कोसेक है वो सेक का उल्टा होता है। ये टेबल आपके बहुत काम आएगी, इसके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
वही हम बात करें यहाँ से 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले के, द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम निकालें तो यहाँ पे याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ बात करें कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं और साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, इसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। एक दूसरे को उल्टे लिखे जा सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बहुत सिंपल से हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। इतने आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से रिवाइज कर लेते हो इन सूत्रों को, तो मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री में तो आपके कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहां हम बात करते हैं 11वीं प्रश्नावली में। 11वीं प्रश्नावली में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, यहां पर हम क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या हम इसके अंदर देखो। सबसे पहले रेखाखंड को विभाजित करना। एक रेखा है, एक रेखा, इसको विभाजित करना है। मान लो एक ए बी रेखा खींच रखी है, इसको विभाजित करना है तो हम प्रकार को रखेंगे यहाँ पे एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर प्रकार को बी पॉइंट पर रखेंगे एक चाप यहाँ पे, अब इसको डैश डैश मिलाओ तो ये यहां पर मिला ना, ये विभाजित होगी। ये रेखा विभाजित करना होता है। रेखा को विभाजित कैसे करते हैं, एक लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइडिंग कैसे करते हैं, लाइन सेगमेंट को इस तरह से। दूसरा है त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। एक मान लो ये आपने इस तरह से त्रिभुज बना रखा है, इसके एक और समरूप त्रिभुज की रचना करना, यानी इससे थोड़ा सा और बढ़ाया, इसको थोड़ा सा और बढ़ाया, इस तरह से समरूप त्रिभुज की रचना करना। वो भी हम इसके अंदर सीखते हैं किस तरह से बनाते हैं, वो प्रश्नावली में आप देखिएगा। और वर्त पर स्पर्श रेखाओं की रेखा खींचना, ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन ऑन सर्कल। यहां पर इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम, टेंजेंट लाइन और सर्कल। यहां पर देखिएगा कुछ बातें हैं, मैं पॉइंट लिख रहा हूं, इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठाइएगा। एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, वर्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत। कितनी हो सकती है वर्त पर स्पर्श रेखा, अनंत। और वर्त पर एक बिंदु पर, एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से स्पर्श रेखा, तो आ जाएगा केवल एक। आप वर्त पर तो अनंत खींच सकते हो, जैसे हमारा ये वर्त है, एक स्पर्श रेखा यहां खींच दी, यहां खींच दी, यहां खींच दी, यहां खींच दी, अनंत खींच सकते हो। लेकिन जब आपको कह दिया, जब आपको ये कह दिया कि एक वर्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा, तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा है वर्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वर्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो। कैसे, अगर मान लो आपको ये कहा हुआ है एक वर्त दे रखा है यहां पर, इसके बाह्य बिंदु ये है, यहां से स्पर्श रेखा, तो एक यहां से ऐसे ऊपर की तरफ, एक यहां से नीचे की तरफ, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वर्त के बाह्य बिंदु से कितनी, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चौथा जो है वर्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच, ये मान लो स्पर्श रेखा है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। हालांकि ये आपकी 10वीं प्रश्नावली के हैं, लेकिन आपका जैसा विज्ञान का पेपर है तो उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं, कहीं भी थोड़ा बहुत आसपास की चीजें पूछ ले, क्योंकि ये इससे भी रिलेट करते हैं। हमारा जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, वर्त के अंत्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वर्त के अंत्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक भी नहीं, जीरो, एक भी नहीं खींच सकते। अगर वर्त के अंदर, यहाँ पे वर्त के अंदर कोई स्पर्श, यहाँ पर बिंदु है, यहां से एक भी स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। और छठा है वर्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, और वर्त को, या ऐसे लिखते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वर्त पर या वर्त को स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है। बात क्या है,
क्या बात है। यहां पर देखो, ये मैं कहने का मतलब है, अगर वर्त है ये, यहां पर है एक लाइन, इसको यहां से एक लाइन खींचे तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी वर्त और स्पर्श रेखा के बीच जो बिंदु बनता है वो स्पर्श बिंदु होता है। कौन सा होता है? स्पर्श बिंदु। इन बातों का आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इससे आपका पर्सन बन सकता है। वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक वर्त पे आप कितनी भी खींच दो, अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी? अनंत स्पर्श रेखा। दूसरा है, वर्त पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींच सकते, एक बिंदु से, वर्त पर एक बिंदु से एक ही खींच सकते हैं, लेकिन वर्त पर आपको सीधा पूछे वर्त पर कितनी रेखा? अनंत। वर्त पर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, वर्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, वर्त और त्रिज्या और स्पर्श रेखा बीच के इतने डिग्री कौन बनता है? 90 डिग्री का। वर्त के अंत्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं? एक भी नहीं खींच सकते। स्पर्श रेखा वर्त को स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी स्पर्श रेखा है वो वर्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारी जो पर्सनालिटी है नेक्स्ट, 14वीं पर्सनालिटी, 14 नंबर की 15 नंबर की पर्सनालिटी है। बहुत ध्यान से कीजिएगा, मैं कह रहा हूं इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर जिनको गणित में बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत मुश्किल लगती है, तो एक दो पर्सनालिटी आप अच्छे से कर लेंगे, जैसे 14 15 तो भी आप अच्छे मतलब पास तो हो ही जाएंगे। और इसके अलावा एक दो टॉपिक और कवर कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। तो यहां पर देखो, सबसे पहला है हमारा समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन्स। समांतर माध्य, हम समांतर माध्य के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मल जो हमारा समांतर माध्य का सूत्र होता है वो होता है समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यानी जितने हमारे पास नंबर्स हैं उनको क्या कर दो? सम कर दो, और जितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं उनको डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, यहां पर ये x नहीं है, यहां पर इसको हटा दो, यहां से शुरू करते हैं, x1 प्लस x2, और जितने n है उनके ऊपर डिवाइड कर दो। अब हमारे पास समांतर माध्य जो निकालने की तीन विधियां हैं, अर्थमेटिक मीन्स की हमारे पास तीन मेथड है। तीनों आपको अच्छे से आने चाहिए, एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला जो है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर यानी समांतर माध्य fx बटे सिग्मा f, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। किसका? डायरेक्ट मेथड। ये हमारा क्या है? डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि, सिग्मा fx बटे सिग्मा f होता है। दूसरा जो मेथड है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि महत्वपूर्ण सारे ही हैं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है। कौन सी है? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य से समांतर माध्य, या जिसको कहते हैं अंजप्शन मेथड, एंजुम मेथड, मीन या अंजप्शन मेथड, या किसी भी कह दो, यानी हम अज्यूम करके और इसको निकालते हैं, अंजप्शन मेथड, मीन बाय अंजप्शन मेथड। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे एफ, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे एफ होता है इसका समांतर माध्य का सूत्र। और तीसरी विधि है पग विचलन विधि, स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड में क्या होता है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच और आ जाता है इसमें, ये ध्यान रखना है। ये क्या है? हमारे समांतर माध्य निकालने की तीन विधियां हैं। अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा, सूत्र भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इसके बाद में आता है हमारा सेकंड वाला जो है वो है माध्यिका या माध्यक, मीडियन। और मीडियन कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? मीडियन। मीडियन निकालने का जो पद है, देखो नॉर्मल अपने संख्या देकर पूछे तो हमारे पास सीधा डिजिट दिया हुआ है, तो हमारा होता है अगर उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट हैं वो कितने हैं, द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है? ओड टर्म्स है। अगर वो विषम संख्या है तो हमारा फॉर्मूला रहेगा n प्लस 1 बटे 2 वहां पद, इस नंबर पे जो पद आएगा उसका मान होगा। उसको आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी माध्यक निकालेंगे, जब भी माध्यिका निकालें, तो उसको या तो आप करो बढ़ते क्रम में लिखो, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमेशा क्या करना, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। नंबर ऊपर नीचे लिख रखे हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, फिर क्या करना, ये फॉर्मूला लगाना, n प्लस 1 बटे 2 वहां पद, इतने नंबर पे जो पद आएगा वो होगा इसके अंदर। अगर सम संख्याएं हैं, अगर टर्म्स कौन सी है, इवन टर्म्स है, तब हमारा फॉर्मूला बनता है n बटे 2 पद प्लस n प्लस 1 बटे 2 पद। इन दोनों पदों को जोड़ के, जैसे मान लो आपके चार पद हैं, 1 2 3 4, जैसे संख्या दे रखी है 5 7 9 और 11, अब चार पद है तो चार पद तो क्या होते हैं? सम संख्या। तो इन दोनों पदों को जोड़कर क्या करना है? 7 प्लस 9 बटे 2 कर देना है। ये हमारी क्या आ जाएगी? माध्यक आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? हमारा मीडियन आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। और उसके बाद में हम जो फॉर्मूला लगा के करते हैं, फॉर्मूला होता है ये, यहां पर थोड़ा सा शायद गलत हो चुका है, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे दोबारा से। माध्यिका होती है m, m बराबर होता है l प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ये हमारा होता है किसका? ये माध्यिका।
m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। l हमारे होती है हमारे जो माध्यक की न्यूनतम सीमा होती है, n बटे 2, n मतलब पदों का योग यानी f सिग्मा f जिसको कहते हैं बटे 2, सी एफ यानी माध्यिका वहां से ऊपर तक की, f होता है उसकी बारंबारता, h होता है उसके अंतर। अब दूसरा जो सूत्र है वो है बहुलक। बहुलक नॉर्मल तो आपको निकालना है, तो देख लो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, वो बहुलक है। नॉर्मल संख्याओं का बहुलक निकाल के देखना है, सीधा आपको संख्या लिख रखी है जैसे 5 5 4 9 4 3 7 4, तो इसमें देखो 4 कितनी बार आ गया, तो ये बहुलक हो गया। सो सबसे ज्यादा बार आएगा वो बहुलक है। और वैसे सूत्र होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये क्या होता है हमारा बहुलक का सूत्र होता है। l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2 f1 माइनस f0, यहां पर माइनस है ध्यान रखना, माइनस f2, ये हमारा क्या है बहुलक का सूत्र है। तो आपको इस पर तीनों में से निश्चित तौर पे आपके 100% सवाल आने वाला है, तो क्यों ना इसको अच्छे से आप रिवाइज करें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि या तो आपको बहुलक पूछेगा या समांतर माध्यक पूछेगा या फिर माध्यक पूछेगा, तीनों में से तो आना ही है निश्चित। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी सबसे लास्ट प्रश्नावली और सबसे इजी, वो है प्रायिकता। प्रायिकता कैसे है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यानी नंबर ऑफ, इसको ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ टोटल रिजल्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ टोटल रिजल्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे पूछी जा सकती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कौन सी होती है, निश्चित घटना किसे कहते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट का मतलब होता है जो घटना जिसका निश्चित हो, ऐसी घटना जिसका घटना निश्चित हो, वो कौन सी होती है, वो होती है निश्चित घटना। जैसे मान लो एक बैग के अंदर सभी रेड बॉल डाल रखी है और रेड बॉल आने की प्रायिकता तो रेड ही आएगी, सारी रेड है तो रेड ही आएगी, तो ये निश्चित घटना होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। उसके बाद है असंभव घटना। असंभव कौन सी होती है, जो इम्पॉसिबल इवेंट जो होते हैं, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो। जैसे रेड बॉल डाल रखी है, उसमें से आप ब्लैक बॉल निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, तो वो होती है इम्पॉसिबल इवेंट्स, या जिसको कहते हैं असंभव घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो। किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होती है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 और 1 से छोटी होती है। किसी घटना के घटित होने की और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। कोई घटना घटित हो रही है और उसकी घटित नहीं होने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। अगर कोई घटना घटित हो रही है और वही घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता दोनों निकालें, तो दोनों का योग कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पूरी 15 प्रश्नावलियों के जो हमारे जो टॉपिक रखे गए हैं, जिसमें से 10 प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है, उसके महत्वपूर्ण सूत्र। अगर आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका एक तरह से पूरा मैथ का रिवीजन वापस हो जाएगा और आप उसको आने वाले सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।